हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे बच्चा क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 5 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ दे रखा है शंकरन एक बच्चा है, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है। तो चलो वो पहले हम क्लियर करने की जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है चुनाव का दिन। ठीक है, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कुछ लोग जो हैं शासक कैसे बने। शासक लोग कैसे बनते हैं ये बताओ, ये चीज़ हमें जानना जरूरी है ना कि भैया कैसे बनते हैं लोग शासक। तो चलो जानते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे ये भी क्वेश्चन है। चलो भैया, अभी तो हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और वोट दे के जो भी कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन बहुत पहले तो ऐसा होता नहीं था, मतदान का सिस्टम नहीं था। तो उस समय कैसे लोग शासक बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब ये बता रहा है कि पहले जो है शासक के कौन करता था, शासन राजा करते थे। तो राजा कैसे शासन करते थे भैया, वो कैसे बनते थे राजा? तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे और यज्ञ को आयोजित करके वो क्या होते थे, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। ठीक है, आज जो नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने पहले भी जाना होगा, है ना। हमने इससे पहले जो चैप्टर्स किए हैं उसमें भी ये शब्द आया था, है ना। इसमें एक घोड़े को क्या करता है, राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। क्या होता है, घोड़े को क्या करते हैं, राजा की देखरेख में स्वतंत्र रूप से उसे जाने के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा मानते थे कि जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा और किसी भी जिस राज्य के राजा ने उसे नहीं मतलब छेड़ा, उसे जाने दिया, तो वहाँ का राज क्या हो जाता था, इसके राज में मिल जाता था। ठीक है, चलो देखते हैं। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, राम जी का घोड़ा जो था लवकुश ने रोक लिया था, है ना। तो इसके साथ उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने जो लड़ाई किया था, है ना, ये चीज़ आपने देखा होगा। इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जिस राज्य में जाता था, अगर वहाँ के राजा वहाँ उस घोड़े को रोकता था अपने राज्य से निकलने के लिए, तो उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दे दिया होता है तो इसका मतलब ये है कि ये राजा जो है, ये वहाँ का जो भी राजपाट है वो जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाले के राजा के को जो है समर्पित हो जाता। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यह यज्ञ जो है विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा जो होते थे बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, ऐसा लोग मानते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या करते थे, उपहार लेके आते थे। जो भी लोग यज्ञ में आते थे वो सब उपहार लेके आते थे उन राजा के लिए जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। ठीक, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये क्या बोल रहे हैं कि जो राजा होते थे जो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे उन्हें क्या करते थे, या तो राज सिंहासन पर बिठाते थे या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक, युद्ध में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध में कौन जाता था, तो भैया वो राजा के जो सारथी होते थे वो ही उनके साथ जाया करते थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खास तौर पर उनकी रानियों पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। ठीक है, राजा के ऊपर जो है पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करता था।
विश्य और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजा के जो भी सगे संबंधी, खासतौर पर उनकी रानी और पुत्र होते थे या छोटे छोटे, ये भी क्या करते थे, छोटे छोटे जो है अनुष्ठान करवाया करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजा थे वो सिर्फ क्या करते थे, बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। राजा के ऊपर क्या, पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करता था और साथ ही साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करवाता था। विश्व और वैश्य जैसे लोग थे वो क्या करते थे, शूद्र वगैरह क्या करते थे, इन राजाओं के लिए उपहार और अनुष्ठान भी जो है शामिल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वर्ण, तो आइए हम वर्ण को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। ठीक है, क्या क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो ब्राह्मणों का काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना। ब्राह्मण लोग क्या किया करते थे बेटा, वेद का अध्ययन करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, उपहार, इसके लिए उन्हें क्या मिलता था, उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध करना। क्षत्रिय लोग क्या करते थे, राजा की, प्रजा की रक्षा करते थे और शत्रुओं से युद्ध किया करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है, वैश्य का काम क्या था, खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। और शूद्रों का काम क्या था, अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का काम को हमने जान लिया कि भैया उनका क्या क्या कार्य हुआ करते थे। यहाँ पर आप एक बर्तन को देख लो। इस बर्तन के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो चित्रित है, धूसर पात्र जो है, इस तरह के पात्रों से में जो है ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र जो थे बहुत ही पतले सतह के, सुंदर और चिकने थे। ऐसा माना जाता है कि शायद विशेष मौक़ों पर ही इन पात्रों का जो है उपयोग किया जाता था। ठीक है, आइए जनपद के बारे में जाने कि जनपद क्या होता है। तो जो राजा होते थे, जो राजा लोग जो महायज्ञ किया करते थे, तो जब ये राजा महायज्ञ करते थे तो ये सिर्फ जन के राजा नहीं रहते थे, अब ये जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जो राजा है अब सिर्फ एक बंदे की नहीं है, राजा राजकाट में काम करते थे, अब ये क्या है, पूरे वहाँ की जगह थी, पूरे माहौल जो हमारा कॉलोनी था, उस पूरे कॉलोनी में जो है राज किया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है हमारे चित्र में दिखाया गया है 45 पेज नंबर पे। चलो देख लेते हैं एक बार क्या है ये। यहाँ आप देख सकते हैं जनपदों के बारे में दिखाया गया है मैप के अंदर, है ना। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में हमारा पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास जो हसीनापुर है, एटा के पास हमारा अतरंजी खेड़ा है, इनमें प्रमुख है। ठीक है, खुदाई से पता चलता है कि लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों के तेल जैसी फसलें उगाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल गया हमारे पास। मेन पॉइंट जो है, दिल्ली में हमारा पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ के पास है वो हमारा हस्तिनापुर हो गया, फिर हमारा जो है एटा के पास अतरंजी खेड़ा हो गया, है ना। ये सारे हमें क्या चला, खुदाई से हमें पता चला। ठीक है, ये भी पता चला कि लोग जो है झोपड़ियों में रहा करते थे, मवेशी पालते थे, जानवर को पालते थे और उनके खाने का, भोजन का क्या था, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, मक्का, तिल, सरसों का तेल आदि जैसी फसलों को उगाया। देखो बेटा, अगर मेरी स्पीड आप सभी को तेज लग रही हो तो आप क्या करना, इसको जो है 2 की स्पीड नहीं, कम करके स्पीड आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो आप जो है स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उस समय जो है लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। इनमें से कुछ जो है धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें क्या हुआ है, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। हमने पहले भी देखा है कि बर्तन मिले हैं रेड कलर के, है ना, उस पर क्या होता है, ब्लैक कलर के जो है पट्टियों से डिज़ाइन बना होता था। ठीक, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में बनाई गई है। तो जो ये है ना, ये हमारा जो भी बर्तन मान लो, उसमें क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियाँ जो हैं बनाई गई होती थी और सरल रेखाएं बनाई गई थी। ठीक है, इन्हीं के बीच जो है आकृतियों को बना दिया जाता था। आइए, हमने क्या किया, जनपद के बारे में जाना। जनपद क्या होता है कि जिस जगह पे लोग रहते हैं, सारे जन रहते हैं, उन जनों को बसने की जगह को हम क्या कहते हैं, जनपद। अब हम महाजनपद के बारे में जानते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए
और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब क्या है, जो जनपद ही जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जो बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए, उन्हें ही क्या कहने लगे, महाजनपद कहने लगे। ठीक है, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर क्या किया गया था, लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई थी। तो हमने क्या किया इसमें बेटा, यहाँ देख सकते हो ये जनपद और महाजनपद उनकी राजधानियों को दिखाया गया है। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, ज़्यादा ओवरऑल हमने पहले क्या पढ़ा, जनों के बारे में, है ना। जन होते हैं कुछ, फिर हमने क्या पढ़ा, उनके रहने की जगह को हम कहते हैं जनपद। फिर हमने कहा क्या पढ़ा, महाजनपद। जब जनपद ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं, है ना, तो उन्हें हम महाजनपद कहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अब ये क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, महाजनपदों को चारों ओर से क्या हुआ, बाउंड्री बना रखी थी ईंटों से, है ना। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया था, तो ऐसा मानते हैं कि इसे सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया गया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची ऊंची प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखना भी सरल हो जाता था, है ना। तो क्या हुआ, अगर हम बाउंड्री लगा देते हैं अपनी राजधानी के, राज्य के चारों ओर, तो पहला हमारा काम हो जाता है कि हमारा जो है प्रोटेक्शन हो जाता है शत्रुओं से, और दूसरा हमारा क्या होता है, हम शत्रुओं पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं कि हाँ भाई अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो पहले से ही हम क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। अब इतना आसान नहीं था कि इतना विशाल दीवार अपने आप आसानी से बना ले। इसके लिए क्या करते थे, प्रॉपर प्लानिंग किया करते थे, है ना। और लाखों की संख्या में हमें ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था, तब जाके हमारे को जो है इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हम बना पाते थे। ठीक, क्योंकि उस समय की दीवारें इतनी मजबूत हुआ करती थी बेटा, जो अभी तक पाया जाता है। मतलब सोचो अभी के हम घर बनाते हैं और तुरंत 2 महीने 4 महीने साल भर में कई घरे जो क्या होता है, वीक होते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन उस टाइम के जो इतने मजबूत पत्थर से बनाए गए थे घर, जो आज तक हमें वो देखने को मिलते हैं, है ना। सो आज हज़ारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। अब इतना आसान नहीं था इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। कई सारे स्त्री पुरुष बच्चों ने जो है मिलकर इस चीज़ों को जो है ईंट सामान वगैरह को लाया होगा, तब जाके ये जो किलों का निर्माण हुआ होगा, है ना। इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। अब आज तो क्या है बेटे, ट्रक वगैरह होता है, हम आसानी से चीज़ों को ले आते हैं ढो के, लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। ये देख सकते हो ये किस तरह से ये दीवार बनाई गई है। ठीक है, ये कौन सा दीवार है, देखो ये कौशाम्बी किले की दीवार है। कहाँ की है, कौशाम्बी किले की दीवार है। ये चित्र आधुनिक यूपी के इलाहाबाद के पास जो है ईंट की दीवार का अवशेष है। ये कहाँ, इलाहाबाद के पास है, ईंट का दीवार का एक बचा हुआ टुकड़ा है या अवशेष कह लो। इसके एक भाग का निर्माण ऐसा माना जाता है कि लगभग 250 साल पहले हुआ होगा। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित क्या वेतन दिया जाता था, है ना, वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा कर के बारे में जानते हैं, है ना, क्या होता है कर और कैसे वसूल किया जाता था, कौन वसूल करता था, कितना प्रतिशत किसको मिलता था, ये जानकारी हम इसमें हासिल करेंगे। महाजनपदों के राजा थे, वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, है ना। इसलिए उन्हें क्या प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब हम इस पे डिपेंड रहे कि कोई हमें देगा गिफ्ट, तो हम उस पे जो है उस गिफ्ट के से हम ये सारी चीज़ों का जो है वेतन देंगे। तो ऐसा तो भैया संभव है नहीं, क्योंकि कोई भी इतना शरीफ नहीं है कि तुम्हें उतना दे दे खर्च करने को। तो इसके लिए क्या किया, राजा को क्या था, उनको सेना रखनी पड़ती थी, किलों का ध्यान रखना पड़ता था और कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो इन सबको क्या होता था, वेतन देना पड़ता था और ये साल भर इनको रख लेते थे। तो इनको वेतन भी देना है, तो वेतन लाएंगे कहाँ से, तो ये क्या करते थे, लोगों के ऊपर कर लगाते थे। अब कर कैसे वसूल करते थे, कैसे कैसे किस किस चीज़ पर लगाते थे, तो चलो उसको देख लेते हैं। पहला कर था इनका फसलों के ऊपर, जो फसल किसान उगाते थे उनके ऊपर ये राजा लोग कर लगाते थे। कारीगरों के ऊपर, जो कारीगर काम करते थे तो उन कारीगरों
के ऊपर भी कर लगाते थे। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो लोग पशु पालते थे, जानवर पालते थे, उनको या तो उसका प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, घी हो गया, ये देना पड़ता था, या तो उन्हें जानवर ही देने पड़ते थे। ठीक है, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। व्यापारी लोग जो सामान का व्यापार करते थे, उनको उस सामान के ऊपर उनके सामान की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है टैक्स देना पड़ता था राजा को। आखेटक हो गया, संग्राहक को जो भी हो गया, वो सब क्या करते थे, जंगल से वस्तुएं इकट्ठी करते थे। तो उनको जो है इन वस्तुओं पे जो इकट्ठा करते थे, जितनी मात्रा में इकट्ठा करते थे, उनके अकॉर्डिंग उसको कर देना पड़ता था। और इस कर से राजा लोग क्या करते थे, राजा लोग अपने कर्मचारियों को वेतन देते थे। ठीक है, कृषि में परिवर्तन, आइए हम देखते हैं किस तरह से जो यहाँ पर कृषि में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। देखो मैंने बोला था, एक हमारा पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मौसम में परिवर्तन हुआ हर चीज़ में, कृषि में हो गया, चाहे पशुपालन में हो गया, चाहे हम इंसान में ही हो गया, तो हम ज़्यादा परिवर्तन हुआ है मध्य काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में, क्योंकि पूरा पाषाण काल में हम सब क्या थे, हम सब खाद्य संग्राहक थे, हम खाद्य इकट्ठा करते थे। हमने क्या किया था, फसलों को उगाना नहीं सीखा था, पशुओं को पालना नहीं सीखा था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। गर्मी मतलब जो सीजन है गर्म होते चला गया था। गर्म होने से क्या हुआ, घास के मैदान बढ़ गए, जानवरों में संतान उत्पत्ति की जो है पावर बढ़ गई थी। इस कारण क्या हुआ था, जानवरों की संख्या बढ़ गई थी, घासों की संख्या बढ़ गई थी। तो फिर जानवर घास खा करके और ज़्यादा जो है उनकी संख्या बढ़ती गई थी। तो वही हम देखते हैं किस तरीके से जो है कृषि में परिवर्तन आया था। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। एक, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, और दूसरा, कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाने लगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हुई, क्या क्या, एक तो हल्के फाल हमारे जो लोहे के बन गए, और लकड़ी के फाल की तुलना में हमने लोहे के फाल का उपयोग करना सीख लिया, है ना। इससे क्या हुआ कि फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे, धान को छींट देते थे और पौधा जो है, कई पौधे जो है ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब क्या किया, अब ये लोग क्या करते थे, एक जगह धान को छींट देते थे और वहाँ से एक एक दो दो पौधे जो है निकाल करके रोपण विधि से जो है धान को रोपना शुरू कर दिया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय पौधे तैयार करके उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी जो है ज़्यादा होने लगी। आज हम मगध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी मगध से होकर नदियां गुजर रही थी, तो इससे क्या हुआ, वहां पर यातायात के साधन आसानी से मिलने लगे, जल वितरण, जल की उपलब्धता हो गई, ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्यों, वहां पर गंगा सोन जैसी नदियां बह रही थी, है ना। तो अगर गंगा सोन जैसी इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ अगर बहेंगी तो वहाँ के आसपास डेफिनेटली जो है चीज़ें उपजाऊ रहेंगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगा, पौधे जो है, ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहेगा, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा पौधों का। और जब यहाँ पे नदियाँ हैं तो यहाँ पर यातायात के साधन भी हैं, यहाँ पे चीज़ों का आयात निर्यात भी आसानी से हो सकता है ना। तो मगध का एक हिस्सा जो था जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर कर सेना में काम के लिए लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से जो हमारे पास घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत सारी उपयोगी चीज़ें भी हमें यहाँ से मिल जाती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बने, एक हमारा बिंबिसार, दूसरा हमारा अजातशत्रु। ये जो है, ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में बनते हैं। सो मगध में हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे, पहला हमारा बिंबिसार, दूसरा हमारा अजातशत्रु। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन ये लोग अपनाते थे। महाजनपदम एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब कि इस साइड और इस साइड, इस वाले पोर्शन में इन्होंने क्या किया, अपना जो है भाग फैला लिया। बिहार में जो है राजगृह, आधुनिक अभी के टाइम में उसे हम राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में जो हमारे ये जो राजगीर है अभी के टाइम में, ये जो है मगध की पहले राजधानी हुआ करती थी। बाद में इसे क्या किया, पाटलिपुत्र कर दिया गया, और आज का इसे हम क्या कहते हैं, पटना कहते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विजय
विश्व विजयी करना चाहता था। ये कौन था? मैसेडोनिया का राजा सिकंदर था, जो पूरे विश्व पर विजय करना चाह रहा था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय तक वो जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो इसलिए सिपाहियों को पता था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी मृत्यु संभव है। तो सिपाहियों ने क्या किया, वहाँ आगे बढ़ना जो है मना कर दिया और वो पीछे हट गए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना। अब थोड़ा सा हम वज्जी संघ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो हमारे बिहार में है ना। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे हम गण या संघ कहते थे। तो वज्जी में क्या शासन व्यवस्था थी? गण और संघ नाम की दो व्यवस्थाएं थी। ठीक है, गण और संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जितने भी मतलब लोग रहते थे गण या संघ में, इसमें हर एक व्यक्ति राजा कहे जाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियों, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये जो स्त्री वगैरह थे, इसमें जो है हिस्सा नहीं लिया करते थे। थोड़ा सा इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। वज्जी संघ का यह निर्णय दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री भस्माकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएं। तब तक ये जो है ग्रो करते रहेंगे, है ना। इसके बाद कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उसका राज्य अब भी लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद जो है गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया, अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।